हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजोन। तो आज हम हमारा न्यूज़पेपर दैट इज़ 8 जुलाई 2025 ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम देखेंगे। एंड साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि यहाँ पे हम जीएस को करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करके पढ़ते हैं। जो रेलिवेंट होता है वही हम सिर्फ पढ़ते हैं, रिपीटेटिव चीज़ें हम बार बार यहाँ पे रिपीट नहीं करते। जैसे कि मान लो दलाई लामा वाज इन न्यूज़, तो वही आज भी आया है, तो आज हम ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर किया है, क्योंकि आपका टाइम इससे बचेगा। एंड ऑल्सो ये कवर नहीं करूँगी तो आप खुद से एफर्ट लगा के रिवाइज करोगे, एंड आपकी रिविजन आपसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी मार्क्स आएगी, आप पास करोगे तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होंगी, है ना। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे हम कैसे करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स एंड जीएस रिलेट करके पढ़ना बहुत सारे बिगिनर्स को आता नहीं है। हम इररिलेवेंट चीज़ें करंट अफेयर्स के नाम पे हम 1000 টপিক্স পঢ় लेते हैं। আমি এক্সামৰ আগত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়িব লাগে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, অবভিয়াছলি চিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বাট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে কি আমি 1000 2000 টপিক কেইটাৰে কৰিম নেকি? আপুনি ষ্টেটিকটো কৰক, ষ্টেটিকৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যোনটো ৰিলেট কৰি আপোনাৰ নিউজ পেপাৰটো পঢ়িব লাগে। আপুনি যদি সেইটো গম নাপায় বিং বিগিনাৰ, এইটো নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ আপুনি ফ'ল' কৰক, আপুনি নিজেই গম পাব। অলপ দিনমান পাছত, কেইদিনমান পিছত যে আপুনি নিজেই ক'ব যে মেম ময়ো এতিয়া গম পাইছোঁ কেনেকুৱা কৰিব লাগে, আপুনি নিজেই কৰি ল'ব। বাট দেন ৰিচাৰ্চ যোনটো অলপ কৰিব লাগে, ধৰক ষ্টেটিক পাৰ্টত কিবা পলিটিৰ ডাটা আছে, সেইটো মই ক'ম আপোনাক লক্ষ্মীকান্ত বা আপোনাৰ নোটছৰ পৰা পঢ়ি লওক, কিন্তু এডিশ্যনেল যদি কিবা ফেক্ট আহে মই ইয়াতে দি দিম, সেইটো আপুনি আপোনাৰ নোটছত এড কৰি দিব, আৰু সেইটোৱে আমাৰ होलिस्टिक प्रिपरेशन हो। ठीक है। तो यही कुछ था हमारा इनिशियल, जो भी मैं आपको हर रोज बताती हूँ ताकि नए जो जुड़ते हैं उनको भी पता चले। तो ये न्यूज में ये है कि जो हमारे यूनियन पोस्ट शिपिंग वाटरवेज मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जी ने कहा है कि जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है वो फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा, कब तक? 2027। तो ये आम जनता वाली न्यूज़ है। ओके, बाकी गवर्नमेंट एग्जाम में कभी ये सारे डेट्स आ जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो इन न्यूज़ वाला सेक्शन है दे देती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ गवर्नमेंट एग्जाम में जो डिपार्टमेंटल जो छोटे छोटे जो भी एग्जाम्स रहते हैं, ठीक है, तो उसमें जनरल नॉलेज के नाम पे एकदम ये सारे न्यूज़ पूछे जाते हैं, जो एकदम रिसेंट फैक्ट्स वाले न्यूज़। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला देने का मेरा मुद्दा यही है। नहीं तो मैं आपको बैकग्राउंड मुंह से भी बोल सकती हूँ कि ठीक है, हाँ यहाँ लिख के नहीं देना। लिख के देने का यही है कि आपकी नज़र से आप एक बार इस चीज़ से गुजारो अपनी आंखों को, ठीक है, एंड फिर याद रह जाए आपको एग्जाम तक। एंड ये हो सकता है न्यूज़पेपर एनालिसिस कोई दूसरी डिपार्टमेंटल एग्जाम वाले भी देख रहे हो, तो एवरीथिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये है क्या? इट्स अ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव। ये दैट इज हमारा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कौन सा? इंडिया एंड म्यांमार कोलैबोरेशन। कब हुई थी ट्रीटी? 2008। ठीक है। ये डिजाइन क्यों किया गया? टू लिंक इंडिया कोलकाता पोर्ट टू मिजोरम वाया म्यांमार, ठीक है, बाईपासिंग द सिलीगुड़ी चिकन स्नैक कॉरिडोर। तो ये कोलकाता को मिजोरम कनेक्ट करने के लिए है, लेकिन वाया म्यांमार, ठीक है। तो इसमें ना 3 कंपोनेंट सेगमेंट है। एक है सी लैग, रिवर लैग, रोड लैग। ये सिर्फ सी लैग, रिवर लैग, रोड लैग इन न्यूज किस चीज से रिलेटेड है? आपको लगेगा कुछ शायद स्पीशीज का नाम हो, इन्वायरमेंट रिलेटेड, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो ये नाम दिया गया, इसका मतलब फर्स्ट जो सी लैग है वो कोलकाता सितवे पोर्ट कंप्लीट हो चुका ही है, सितवे सी ऐसा याद रखना। रिवर लैग दैट इज सितवे से लेके पलेतवा वाया कलादान रिवर, दैट इज ड्रेजिंग एंड टर्मिनल्स डन, कुछ हद तक हो चुका है। एंड रोड लैग पेलेतवा एंड जोरिनपुई आइजोल तक, इतना अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो देखो हमारा आइजोल से कोलकाता का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस होगा बाई 700 किलोमीटर, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगी, टाइम भी बचेगी, एंड हम ज़्यादा इट विल बी हेल्पफुल इन ट्रेडिंग या फिर जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी होता है। तो ये इंटीग्रेट करेगा हमारे नॉर्थ ईस्ट विथ मेरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया, जिससे हमारी क्या होगी, जितना नॉर्थ ईस्ट डेवलप करेगा, हम कहते हैं ना कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारी इंडियन जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी है वो ग्रो करेगी, राइट। ये विजन हमारा हेल्प करेगा। तो और एक चीज़ है कि यहाँ पे चाइना की जो इन्फ्लुएंस है नियर बे ऑफ बंगाल, उसको भी हम
काउंटर कर सके। तभी हमारा ये स्ट्रांग भी होना पड़ेगा ना, कल को अगर चाइना कुछ करे तभी हमें ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए अगर टाइम लग जाए, तो यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम रहा है तो अच्छी बात है। ऑल्सो इट सपोर्ट्स इंडियाज ब्रॉडर कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी बाय प्रमोटिंग ट्रेड किस किस के साथ, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड म्यांमार। तो वो रूट में हेल्प होगा, ओवरऑल ट्रेड इम्पैक्ट अच्छी होगी, है कि नहीं। तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट आ जाते हैं। तो फॉर बिगिनर इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बिगिनर्स को बहुत चीज़ें समझ नहीं आता शुरू में कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है। तो जो छोड़नी है मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ, कौन सी चीज़ें पकड़नी है आप यहाँ से सीख लो। ठीक है, इसी बेसिस पे आज बहुत सिंपल सा एमसीक्यू है, जरूर से सॉल्व करना। और यही हमारा मैप है जो मैंने आपको कहा, सी लैग, रोड लैग, जो अभी मैंने आपको कहा कि ये कोलकाता से लेके सी रूट। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा सिथवे, देन पिलितवा एंड ये जोरिनपुई, पढ़ा ना। तो ये थोड़ा सा ना आप डायरेक्शन याद रखना, नॉर्थ टू साउथ कभी आ जाए तो आपको आना चाहिए कि जोरिनपुई यहाँ पे, एक लैग यहाँ पे, पी जेड पी एस, जीपीएस याद रखना, जेड पी एस, दैट इज नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो थोड़ा ये मैप आप देख लेना। वैसे भी हम सैटरडे फिर रिवाइज करेंगे मैप इन न्यूज में, आज मैंने थोड़ा दे दिया क्योंकि याद रह जाता है साथ में पढ़ने से। तो दूसरा जो हमारा न्यूज़ है वो है कोल मिनिस्ट्री रिपोर्ट ने ये रिवील किया है कि जो हमारी कोल इंडिया की प्रोडक्शन है नॉर्थ ईस्ट में, वो बहुत हद तक घट चुकी है। पहले अराउंड 7 मान लो 8 लाख टन होता था, अब ये 2 लाख टन होता है। तो ये होता क्यों है, देखो सबसे पहली बात, नॉर्थ ईस्ट की जो कोल रिजर्व्स है ना, वो टर्शियरी एज डिपॉजिट है, यानी यंग यंग है, वो अभी जियोलॉजिकली यंगर फॉर्मेशन है, सिर्फ 50 to 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड। इसलिए यहाँ पे हायर सल्फर पाया जाता है, इनकंसिस्टेंट है उसकी पैटर्न जो है ना, बहुत ऐसा नहीं है कि कोल एकदम स्ट्रेट है, ये डिसकंटिन्यूस है, पिंच एंड स्वेलिंग है। तो अनसुटेबल होता है लार्ज स्केल माइनिंग के लिए। एक ही आप माइनिंग करोगे तो एक स्ट्रेट या फिर स्मूथ एक रूट अगर होता है सही है, अगर बहुत सारी चीजें करना पड़ता है तो डिस्टर्ब होता है, डिसकंटिन्यूअस जो रहता है हमारा रिजर्व्स, तो उसमें हम माइनिंग करना तकलीफ हो जाता है। तो ये एक रीजन है नॉर्थ ईस्ट कोल रिजर्व्स, क्योंकि वो टर्शियरी एज डिपॉजिट है। अगेन क्या कहता है कि 90% ऑफ सीम्स लाई अंडर डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट के अंदर 90% सीम्स ऐसा पाया जाता है जो हम माइन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अगेंस्ट जा सकता है ना, क्योंकि हमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस करना होगा, ट्रीज को काटना होगा, तभी तो हम कर पाएंगे। तो ये इन्वायरमेंटल एक क्राइसिस हो सकती है कि नहीं। एंड कुछ एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन भी हुआ था 2008 में, अंडरग्राउंड माइन एक्सप्लोजन, तब से भी बहुत सारे काम रुके हुए हैं, है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे टेक्निकल डिफॉल्टी, यही जो हमने अभी पढ़ा, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स कि फॉरेस्ट के अंदर है, फॉरेस्ट एक्ट है तो हम कैसे ही उसके अगेंस्ट जाए, हाई एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, इन्वायरमेंट पूरा बिगड़ जाएगा तो वो तो हाई कॉस्ट तो होगा ही, पैसा तो छोड़ ही दो, पैसा तो है ही। तो ये सब के कारण कोल इंडिया लिमिटेड बहुत जगह पे अपनी माइनिंग एक्टिविटीज सस्पेंड करके रखे हैं। तो अभी सरफेस माइनिंग जो होता है वो कहाँ पे होता है सिर्फ, दैट इज द Tikak open cast project. That is, all such operations were halted, leaving only surface mining. कहाँ पे, टिकक ओपन पास प्रोजेक्ट, वो है क्या, द सोल ऑपरेशनल माइन इन द रीजन लोकेटेड कहाँ पे, हमारे असम पे, दैट इज असम्स एनईसी अंडर कोल इंडिया लिमिटेड। एनईसी यानी नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड, जो एक सब्सिडरी है ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, ऑपरेट करता है 1975। ये क्या करता है, मैनेज माइंस अक्रॉस, ये याद रखना, ठीक है। आम का दिन है ना, आम, तो आपको आम थोड़ा सा कम खाने के लिए कहा है, तो नो आम याद रखो, नागालैंड, असम, अरुणाचल एंड मेघालय। तो ऐसे थोड़ी मतलब मस्ती करके भी याद रखना, बस याद रखना, ये फैक्चुअल चीजें कुछ कुछ आ जाती है एग्जाम में, गलत नहीं करना। तो यही है, ये न्यूज़ में थोड़ा आपको जानना है, क्योंकि कोल हमने पहले भी लास्ट वीक भी हमने इसके बारे में पढ़ा है, तो बाकी डिटेल्स जो है वो मैं क्यों रिपीट करूं, आप जाके देखो। एंड वो जाके देखो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी ये हैबिट बननी चाहिए, अभी तो जून जुलाई अगस्त तक हैबिट बना लो कि हाँ, रोज जो पढ़ रहे हो रोज का काम रोज करो, ताकि संडे को रिवाइज कर पाओगे। रोज का काम रोज नहीं करोगे तो संडे को क्या ही रिवाइज करोगे, फिर तो सीरीज लेके बैठे रहोगे, है ना। तो रोज क्या करो, इसलिए मैं आपकी काम को आपके साथी मीन्स आपके लिए रखती हूँ।
देन आर्मी पेज ट्रिब्यूट टू कारगिल हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा। तो ये विक्रम बत्रा सुनते ये मूवी तो सबने देखी होगी, याद आ रहा है? सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, है ना? तो वही उनके बारे में ही है। मीन्स विक्रम बत्रा की रोल प्ले किए थे ना सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। तो अभी हाल ही फिलहाल में कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इंडियन आर्मी और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है एनसीसी, उन्होंने जिस कॉलेज में पढ़ाई की थी, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़, तो उनके जो 26th मार्टाइडोम एनिवर्सरी में उनको याद किया। दे पेड होमेज टू कैप्टन विक्रम बत्रा, है कि नहीं, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी ऑन 7 जुलाई 1999 ड्यूरिंग ऑपरेशन विजय। मूवी देखी है तो ये सब फैक्ट्स तो जरूर याद है, किताब से पढ़ के याद रखो ना रखो, मूवी से तो हो ही जाता है आपको, है ना? तो विक्रम बत्रा कमीशन इन 1997 इनटू 13 जम्मू कश्मीर राइफल। थोड़ा फैक्ट याद रखो, गवर्नमेंट एग्जाम्स में कभी आ जाता है। इमर्ज्ड एज वन ऑफ द कारगिल वॉर आयनिक फिगर। तो उन्होंने सक्सेसफुली कैप्चर किया .5140 एंड .4875, जिसको कैप्चर तो कर लिया था लेकिन उसी वक्त उन्होंने लाइफ भी सेक्रीफाइस उन्होंने कर दी। और ये जो दोनों पॉइंट है इन न्यूज आ जाएगा तो थोड़ा इसलिए ध्यान रखना, ठीक है? पॉइंट्स कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड है वो समझ ही नहीं पाओगे। बोथ बिलोंग टू द्रास सेक्टर ऑफ कारगिल, ये फैक्ट याद रखना, ये दोनों पॉइंट्स। नोन बाय रेडियो कॉल साइन शेरशाह। पेट्रोटिक स्लोगन क्या था उनका? ये दिल मांगे मोर। एंड ईदर होस्ट द फ्लैग और डाई ट्राइंग, या तो झंडा फहराओ या फिर मर जाओ कोशिश करते करते, लेकिन हार नहीं माननी है। उनके डेथ के बाद उनको अवार्ड दिया गया, दैट इज परमवीर चक्र, जो इंडिया की हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड है। तो विक्रम बत्रा जी की जो स्टोरी है वो क्या डिपिक्ट करता है? वेलोर, ड्यूटी, एथिक्स ऑफ सुप्रीम सेक्रीफाइस। तो आप ये मेंस के GS4 पेपर एथिक्स में जब भी लीडरशिप की कुछ आती है, पब्लिक सर्विस की कुछ भी आती है, तो आप इनको कोट कर सकते हो कि इतनी तो क्राइसिस थी। आपने अगर मूवी देखा है तो सीन याद करना, क्राइसिस में भी उन्होंने लीडर, सही एक लीडर बनना नहीं छोड़ा, उन्होंने बाकियों की जान बचाई, खुद गोली खा ली उन्होंने, है ना? एंड पब्लिक सर्विस हेल्पलेस, वो अपने परिवार के बारे में, फैमिली के जो भी है, उन्होंने नहीं, हमेशा हर आर्मी, हर इंडियन आर्मी, तो वो सेल्फलेस पब्लिक सर्विस एंड करेज करेज सिखाते हैं हमें। तो ये चीज़ जब भी एथिक्स में ऐसे टॉपिक्स आए ना, कीवर्ड्स, तो ऐसे आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, एंड इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दे दिया ताकि आप एग्जाम में याद रखो, ठीक है? मेंस आपके शीट्स में, आई होप आप मेंस देखो। और एक चीज़, प्रीलिम्स एंड मेंस अलग नहीं होते, एक ही साथ पढ़ना पड़ता है, डे 1 से पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो मेंस के जो अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो A4 साइज एक एग्जाम्पल या एनरिच नोट्स आप प्रिपेयर करो। वो मैगजीन से कर लेना, ठीक है, वहाँ से भी मिल जाएगा, बट न्यूज़पेपर से जो खुद पढ़ रहे हो ना यहाँ पे रोज, वो ज़्यादा याद रहता है एग्जाम में, क्योंकि मेंस में आपको इतना रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो जो पहले से पढ़ा है वही दिमाग में रहेगा, कहानी जैसा, है ना, आप कर पाओगे। देन हमारा नेक्स्ट न्यूज आज है, सोहरा रिकॉर्ड ओनली 1/3 ऑफ जून रेनफॉल। कहाँ पे? चिरापुंजी, है ना? तो पहले क्या होता था यहाँ पे, हम सबको पता है, इट इज अमॉन्ग द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस, है ना, जहाँ पे 1095 ऑफ रेनफॉल इन 2025 देखा गया, बहुत कम हो गया, जहाँ की 2024 में 30 मीन्स 2000 लगभग कम। तो यही है क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट। अगेन यहाँ आप एग्जाम्पल की जो A4 साइज पेपर जो मैंने कहा है टिक के रखो, मेंस ओरिएंटेड नोट्स के लिए वहाँ पे लिख सकते हो ये एग्जाम्पल, कि ये देखा गया ऐसे चेंजेस आ रहे, जहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी वहाँ पे, मतलब कंसिडर किया जाता था कि वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस, अभी वहीं पे हम वाटर शॉर्टेज एंड स्प्रिंग डिप्लीशन देख रहे हैं। तो कितनी हद तक सीरियस इशू है कि नहीं? पहले 24 mm इन 1974, अभी तो ये 8900 mm आ चुका है। फैक्ट्स चाहे याद ना भी रखो लेकिन थोड़ा अप्रॉक्स लिख के लिख सकते हो। क्लाइमेट चेंज वाले क्वेश्चंस तो आते ही है GS3 में, वहाँ पे आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, है कि नहीं? तो छोड़ा इस साउथ ईस्ट खासी एक्सपीरियंसेस ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये स्टैटिक जियोग्राफी का है, आप किताब जाके देखो पढ़ो, मैं जस्ट आपको बेस बता देती हूँ, बाकी आपको पढ़ना है, ठीक है? तो ये कहता है, ये है क्या? ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो साउथ वेस्ट मानसून है, कहाँ से आता है?
बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। बे ऑफ बंगाल से साउथ वेस्ट मीन्स नीचे एंड वेस्ट की साइड से आता है मेघालय, ठीक है। मैप याद है ना नॉर्थ ईस्ट का, इस साइड में मान लो मेघालय, यहाँ पे हमारा आसाम, तो यहाँ मेघालय, राइट। तो ऐसे ये साउथ वेस्ट मानसून क्या करता है, बे ऑफ बंगाल से आता है एंड आके क्या करता है, स्ट्राइक द खासी प्लेटू, मान लो हाइपोथेटिकली, अब मैप तो दिमाग में आपका आ ही रहा होगा नॉर्थ ईस्ट का, तो ये मान लो खासी हिल है, यही हिल है मान लो खासी हिल, ठीक है। अब ये साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से आया बे ऑफ बंगाल से, ठीक। तो अभी क्या किया, अब वर्टिकली ऊपर की तरफ हवा गई, गई कि नहीं। तो अभी जब वर्टिकली ऊपर की तरफ हवा जा रही है तो क्या होगा, ऊपर वाली जो हवा एयर है वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो फिर बारिश होगी, है कि नहीं। तो बारिश होने के बाद तो हम क्या कह सकते हैं कि इट्स अ विंडवर्ड साइड, क्यों, यहाँ से हवा आ रही है तो ये कोल्ड भी होता है, वेट भी होता है, दोनों CW, ठीक है। अब जब हवा यहाँ पे बारिश हो गई है, फिर अभी ये वाला जो रीजन है उसे हम लीवर्ड साइड कहते हैं, क्योंकि बारिश तो यहाँ हो चुकी, ये रेन शेडो रीजन है, क्योंकि ठंडी हवा जो यहाँ पे उड़ी थी, यहाँ से जब पहाड़ से जब नीचे आता है हवा तो वो गर्म हो जाता है कि नहीं, और वार्म हो जाता है, ड्राई हो जाता है ये कंडीशन, तो इस तरफ ड्राई रहता है और इस तरफ वेट रहता है, ठीक है। तो यही ओरोग्राफिक रेनफॉल का कॉन्सेप्ट है। बाकी अब ज्योग्राफी किताब खोलो आज के आज ही, वो रिवाइज कर लो एंड उसी साइड में लिख दो यही चीज, करंट अफेयर्स नोट्स अपडेट कर लो। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल को हम रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं, ठीक। तो ये जो हो रहा है अभी, जो इतनी क्लाइमेट चेंजेस होती है, अगेन ये मेंस पर्सपेक्टिव से है, ये क्यों होता है। मॉनसून का पोजीशंस वीकेनिंग, मॉइस्चर इनफ्लो, ऑब्वियसली किसी चीज में बारिश हो रही है नहीं हो रही है तो ओवरऑल मॉइस्चर इनफ्लो तो इफेक्ट होगी ही, कॉमन सेंस, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। फिर डिफॉरेस्टेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, जो हम काम करते हैं, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, कहीं भी घर बना लिया, कहीं भी कुछ बना लिया, डिफॉरेस्टेशन पेड़ वेड़ काट के, है कि नहीं, तो उससे वाटर रिटेंशन कमी हो जाती है। बाकी क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर के कारण सी सरफेस तो राइज हो ही रहा है, तो उससे विंड सर्कुलेशन पैटर्न भी इफेक्ट हो रही है। तो ऑल दीज आर कनेक्टेड, रट्टा मारने की नहीं है, एक याद रखो बाकी सब तो हो ही जाएगा, उसी का ही इम्पैक्ट है सारा। तो इस न्यूज में यही था। बाकी हमारा नेक्स्ट न्यूज जो है वो है कि जो हितेश राभा, वो कौन है, वो सांप को पकड़ते हैं, दैट इज स्नैक रेस्क्यूअर, ठीक है, फ्रॉम कलाईगांव कामरूप डिस्ट्रिक्ट, कलाईगांव कामरूप डिस्ट्रिक्ट याद रखना नाम के साथ, ठीक है। वॉज ऑनर्ड विथ सर्प बंधु 2024 अवार्ड। सर्प बंधु मतलब क्या है, सर्प मीन्स स्नैक और बंधु मीन्स फ्रेंड, सांप के दोस्त, ऐसा मीन्स जो इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो सांप को ऐसे पकड़ के रेस्क्यू करते हैं, उनको उनकी भी कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, उनके बारे में एडुकेशन देते हैं, तो उनको हम सर्प बंधु बंधु कहते हैं। तो अवार्ड वाज प्रेजेंटेड ऑन 16 जुलाई, ठीक है। तो वर्ल्ड स्नेक डे कब होता है, 16 जुलाई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है लेकिन इनका नाम आ सकता है मैच द फॉलोइंग में, फिर भी फैक्ट्स जान लो, हु नोस कभी क्या आ जाए, स्टेटमेंट में आ जाए, एलिमिनेशन में हेल्प होगा, ठीक है। तो उनके जो एफर्ट्स है कि स्नैक घर पे घुसने का, मीन्स दैट इज इन रेस्क्यूइंग स्नैक्स, जो घर पे घुसते हैं उन सांप को रेस्क्यू करना, अवेयरनेस देना कि स्नेक ह्यूमन को एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, मत मारो, कंजर्व करो उनको, मीन्स सेफ्टी उनकी भी देखनी चाहिए हमें। तो ये सारी चीज को उनको, सॉरी, ये सारी चीज को देखते हुए एवर्ड्स लाइक सर्पबंधु आर पार्ट ऑफ सिटीजन साइंस एंड कंजर्वेशन रिकॉग्निशन। तो वही तो उन्होंने किया ना, सिटीजन साइंस मीन्स वो लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और कंजर्व भी कर रहे हैं, तो ये अवार्ड एनजीओ के द्वारा दिया जाता है, रिकॉग्निशन दिया जाता है, तो वही अवार्ड उनको मिला। क्योंकि अभी मानसून के समय में ज्यादा देखा जाता है कि स्नेक एंड ह्यूमन कन्फ्लिक्ट देखा जाता है, तो उस टाइम पे कम्युनिटी अवेयरनेस की जरूरत होती है। अब देखो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है ना, उसमें जो शेड्यूल 2 और 4 है, वो कहता है कि ये सारी जो रेस्क्यू है ये ऑथराइज्ड एजेंसी के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये न्यूज हमें क्या कहता है कि कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन भी हम कर सकते हैं। तो साइंटिफिक वाइल्ड लाइफ लॉज एंड ग्रास रूट एक्शन, देखो कभी कभी हम कहते हैं ना कि लॉज तो कुछ है और ग्रास रूट लेवल पे कुछ और ही हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये अगर निगेटिव है तो वो बुरी चीज है, बट अगर ये पॉजिटिव चीज है
तो ये दोनों अगर हम बैलेंस करके चले ना तो बहुत अच्छा सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। यहाँ भी यही हुआ ना कि कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, अगर इंसानों में अगर अवेयरनेस रह जाए तो ऑथराइज्ड एजेंसी आने से पहले अगर कम्युनिटी में वो अवेयरनेस है तो कम्युनिटी पहले जाके कंजर्व कर लेंगे ना। तो वैसे ही याद रखना कि हम कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ भी आप इन्वायरमेंट में आता है तो ये भी कोट कर सकते हो, राइट। तो असम में वैसे 24 रिकॉर्डेड स्नेक स्पीशीज पाई जाती है, 6 वेनोमस, दैट इज 6 वेनोमस, 6 माइल्डली वेनोमस एंड दैट इज द रेस्ट नॉन वेनोमस। तो ये 24 याद रखना, कभी 2000 ऐसा आ जाए तो थोड़ा बस आइडिया होना चाहिए आपको, क्योंकि ये न्यूज़ में है एंड स्पीशीज हमारा सिलेबस का पार्ट है, तो आपको जानना तो चाहिए। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो है रेयर इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल रेस्क्यूड इन कानपुर, है कि नहीं। तो ये सॉरी, ओके, तो सो द न्यूज़ इज that is the Indian peacock soft-shell turtle belongs to कौन सा जीनस, that is Nilsonia। बस याद रखो, एग्जाम में आ जाए मार्क कर लोगे, ठीक है। लिस्टेड एज वनरेबल बाय IUCN, फाउंड अक्रॉस कहाँ पे, इंडिया एंड बांग्लादेश। कहाँ रहता है, रिवर लेक एंड फ्लड प्लेन इकोसिस्टम, पानी में ही रहता है, ठीक है, पानी के आसपास। प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 एंड 2 ऑफ ऑब्वियसली यही WPA एक्ट 1972, ताकि इसकी रेस्क्यू या रिलीज किसके द्वारा की जाए, ट्रेन्ड अथॉरिटीज के द्वारा, ठीक है। तो ये थ्रेट क्यों है, ऑब्वियसली इनका हैबिटेट लॉस, हम ही जंगल वंगल काट रहे हैं, इनका हैबिटेट जा रहा है। पोल्यूशन, हम इतने सारे तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर रहे हैं, पोल्यूशन, इलीगल ट्रेड करते हैं, लोभ जाती नहीं है हम लोगों में, एंड इंसिडेंटल कैप्चर, ये भी शौक तो रखते ही है कि नहीं। तो ये सारी चीज जो है, देखो अगेन यहाँ पे कम्युनिटी लेड जो कंजर्वेशन हम कर सकते हैं कि लोकल अवेयरनेस अगर है, यहाँ पे भी लोकल अवेयरनेस था तो इन्होंने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के हाथों थमा दिया। तो ये सारा चीज होना चाहिए, तभी हम फॉलो कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ गवर्नेंस। डिसेंट्रलाइज मतलब वही अपर लेवल ही सब कुछ करे, ऐसा नहीं है, ग्रास रूट लेवल में भी काम हो सकता है। तो डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, बांट रहे हैं कामों को, है कि नहीं। एंड यही हमारा क्या कहता है, CRA फ्रेमवर्क भी यही हमें रिफ्लेक्ट करता है। CRA फ्रेम क्या है, कॉमन वेल्थ रीजनल असेसमेंट फ्रेमवर्क। यहाँ पे क्या कहता है कि वाइल्ड लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में रीजनल असेसमेंट कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि इन्वायरमेंटल, बायोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ फॉरेस्ट को हम समझ पाए और उनके वाइल्ड लाइफ एंड उनके हैबिटेट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए इन असेसमेंट के द्वारा। तो ऑल दिस आर अबाउट, समझेंगे क्यों, समझेंगे तभी हम हेल्प करेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ गवर्नेंस हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ समझने लायक तो है नहीं, तो आई वोंट वेस्ट योर टाइम एनी मोर, ये MCQ सॉल्व करना। आज फैक्ट्स में यही है, ये मैंने पहले किया हुआ है लेकिन ठीक है, ये शायद ना किया हो हमने। एशियन इंडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अगर एग्जाम में IITIG आ गया, मैम हमने तो नहीं पढ़ा, हमने तो एशियन पढ़ा था, तो ये एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ही कहा जाता है, जो ट्रेड करता है किस किस चीज में, कवर ट्रेड अंडर गुड्स सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट अमंग इंडिया एंड 10 एशियन मेंबर ब्लॉक। 10 मेंबर कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुने, सॉरी ब्रुने, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ठीक। तो इसका एम क्या है, ताकि हम तारीफ बैरियर, जो तारीफ लगाते हैं वो बैरियर्स को थोड़ा रिड्यूस कर पाए, ताकि अच्छे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्मूथली कर पाए, इकोनॉमिक इंटरेक्शन सही से हो पाए अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, राइट। तो यही है, बस ये टर्म याद रखना, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। अब हाल ही फिलहाल में हमने न्यूज़ में देखा होगा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में फ्लोर्स आइलैंड में ये माउंट लेओटोबी लाकी लाकी, ये क्या है, ये वॉल्केनो is a twin peaked volcanic complex in East Nusa Tenggara, ये याद रखो बस, इंडोनेशिया, पार्ट ऑफ टेक्टोनिकली एक्टिव रिंग ऑफ फायर रीजन। तो जो रिंग ऑफ फायर रीजन जो हम कहते हैं टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है, उसका ही एक पार्ट है माउंट लेओटोबी लाकी लाकी। तो वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन के चलते वो इतने सारे ऐश कॉलम्स, मतलब आसमान में, तो 18 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक, मतलब इमेजिन कर रहे हो 2 दिन तक एशेस कॉलम्स ऐसे आसमान में उड़ते गए, वॉल्केनिक इरप्शंस। तो आसपास के बहुत विलेजेस, बहुत सारी चीजें लॉस हुई है। तो ये टर्म याद रखना एग्जाम परस्पेक्टिव से, ठीक है। एंड ये कहाँ पे, इंडोनेशिया, फ्लोर आइलैंड अगर आता है तो ये इंडोनेशिया। रिंग ऑफ फायर क्या है, वॉल्केनिक आर्म फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक सबडक्शन ऑफ कौन सा प्लेट, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट अंडर यूरेशियन प्लेट।
ठीक, ये तो स्टैटिक का पार्ट है जियोग्राफी, तो जियोग्राफी जाके देखो। देखो स्पून फीडिंग करवाना मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि उससे आपको काम नहीं होगा। मैं आपको खुश करने के लिए अगर बोल दूं कि नहीं आप बस ये देखो और कुछ किताबें मत देखो, तो वो मैं आपको धोखा दे रही हूँ। स्पून फीडिंग करूंगी तो आप जो अभी जो ये रिंग ऑफ फायर जाके किताब खोल के देखोगे ना, वो रीजन वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ट्रस्ट मी, आप जब खुद पढ़ रहे हो तो ना एक चैप्टर पलट पलट के, उससे भी ज्यादा एकदम से मैम ने बोल दिया किसी ने बोल दिया, तब जो आप खोल के देखते हो ना अचानक से, वो मेमोरी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है हमारी। एंड इसलिए मैं कहती हूँ आप खुद देखो, स्पून फीड से ये एग्जाम नहीं निकलता। जितनी आपको हेल्प चाहिए जिससे आपका दिन का एटलीस्ट 3 आवर्स बचे, ठीक है, जो आप न्यूज़पेपर में एज बिगिनर्स लगाते हो रिसर्च करके कौन सा टॉपिक सिलेबस के साथ इंपॉर्टेंट है वो सब सोचने में, वो आपकी मैं बचा रही हूँ। आई एम सेविंग योर आवर्स सो दैट आप आपकी जो एक्स्ट्रा आवर्स मिले वो आपको जो करना है बेसिक चीज़ें वो आप ध्यान दो। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़पेपर एनालिसिस आपने पढ़ लिया तो बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं। ये न्यूज़पेपर एनालिसिस दिन का 3 घंटा बचाता है आपको, क्योंकि बिगिनर न्यूज़पेपर लेके बैठोगे, हाँ सिलेबस में कौन सा है, हाँ थोड़ा मसाला वाला न्यूज़ भी देख लेता हूँ, हाँ ये सिलेबस ही याद नहीं होगा बहुतों को तो, है कि नहीं? कितनों को याद है? सिलेबस याद नहीं है तो फिर क्या ही इम्पोर्टेंट है पता चलेगा। तो 3 घंटा जो बिताते हो ना रिसर्च करने में, गूगल करने में, तो वही मैं आपको करके दे रही हूँ। टाइम बचा रही हूँ ताकि आप टाइम यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं कि टाइम बचा रही हूँ तो वो टाइम खेलने बैठो कूदते बैठो। ठीक है, हाँ खेल कूद भी ज़रूरी है, बट पढ़ाई भी तो अभी तो एस्पिरेंट है ना, 1 साल तो थोड़ा सह लो। संडे को खेलना, या फिर रोज खेलते हो तो 1 घंटा खेलने का निकालना, लेकिन बाकी टाइम थोड़ी डेली टारगेट्स कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो इंडोनेशिया में ऐसा है कि 120 एक्टिव वॉल्केनोज है। कहाँ कहाँ पे मोस्टली पाया जाता है? सुमात्रा, जावा एंड लेसर सुंदा आइलैंड। तो ये सारी रीजन प्लेसेस याद रखना, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कभी तो एलिमिनेट कर पाओगे, याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं। रिक्वायरिंग ऑनगोइंग मॉनिटरिंग बाय द सेंटर ऑफ वॉल्केनोलॉजी एंड जियोलॉजिकल हैजर्ड मिटिगेशन। चलो ये तो इतना कि अभी मॉनिटर कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये बॉडी नाम से ही पता चल रहा है यही करेगा। तो वॉल्केनिक हैजर्ड में क्या क्या इंक्लूड होता है? एशफॉल, पायरोक्लास्टिक फ्लॉज, लहर्स, अर्थक्वेक, तो उससे लाइफ, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन सारा कुछ इफेक्ट तो होता है। तो यही था हमारा न्यूज़ आज। अभी एडिटोरियल जो है वो असम की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कैपेसिटी है उसके बारे में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चर फैब्रिक ऑफ असम को कैसे इंटीग्रेट कर रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस है। तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं पता, ये फ्यूचर की चीज़ नहीं है, प्रेजेंट बन चुकी है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि सब्सटीट्यूट कर रहा है किसी चीज़ को, ये ऑगमेंट कर सकता है हमारे नॉलेज, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कल्चर, हर सेक्टर में। अभी तक असम में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं इसे? एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे सॉइल डाटा, मॉनसून पैटर्न, सैटेलाइट इमेजिनरी फार्मर को गाइड करने में हेल्प कर रहा है। कहाँ पे? धेमाजी में। ठीक है, ताकि फ्लड रेजिलियंट जो क्रॉप्स होते हैं जैसे बोका साउल, वो सब वो क्या कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए एग्रीकल्चर में, वही वो उगा पाए। ठीक है, ताकि उनको फ्लड में लॉस कम हो। टी स्टेज जो झुराहट में भी एआई पावर ड्रोन यूज करते हैं, है कि नहीं? हियोरी टेक टू डिटेक्ट ब्राइट एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, की पहले ही पता चल जाए इंस्पेक्शन के थ्रू, तो टेक का यूज किया जा रहा है। राइट, इन फॉरेस्टेड एरियाज लाइक डिफू, वहाँ पे एआई को हम मैनेज कर रहे हैं टू मैनेज नेचुरल रिसोर्स एंड प्रिजर्व लोकल बायोडाइवर्सिटी। तो एआई का यूज हम एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं हम? हेल्थ केयर में। कम्युनिटी क्लिनिक्स जो है माजुली में, वो एआई यूज करता है टू असिस्ट नर्स बाय फ्लैगिंग एनोमलीज इन चेस्ट स्कैन, टीबी डिटेक्शन वगैरह में हेल्प करता है। तो हेल्थ रिमाइंडर्स भी देता है लोकल लैंग्वेज में, मिसिंग बोरो लैंग्वेज में देता है, ताकि हम हेल्थ केयर सही से ग्रास रूट लेवल में सबको दे पाए। बहुत लोगों को एसएमएस नहीं समझ आ रही है, हिंदी नहीं समझ आ रही है, तो उनकी लोकल भाषा में भी हम दे पाए। देन कल्चर एंड लैंग्वेज प्रिजर्वेशन, कार्बी यूथ जो है डिफू में एआई पढ़ा रहे हैं, ताकि उनके जो ओरल ट्रेडिशंस एंड फोक लॉ, जो भी ट्रेडिशंस है वो मीन्स क्या जिंदा रहे, अंडरस्टैंड, लोगों को समझ आए वो। ठीक है, टू अंडरस्टैंड एंडेंजर्ड ओरल ट्रेडिशंस,
हेल्पिंग प्रिजर्व देम डिग्निटी। और सुआलकुची में भी हैंडलूम जो आर्टिसंस है वो डिजिटाइज कर रहे हैं ट्रेडिशनल मुगा एंड एरी पैटर्न फॉर ग्लोबल को क्रिएशन वाया एआई कैटलॉग्स। तो देखो ऐसा नहीं है कि आप कन्वेंशनल मेथड में ही जियोगे, आपको कुछ कुछ न्यू मेथड्स भी अपनाना होगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द ओरिजिनलिटी। तो आप डेवलप कर लोगे ग्लोबली भी। एडुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ये तो हो ही रहा है। जैसे असम स्किल यूनिवर्सिटी जहाँ जिनका कैंपस है नलबाड़ी कोकराझार डिफू, वहाँ पे इंडिया एआई मिशन भी वो प्रमोट कर रहे हैं, ताकि उस एआई इज बीइंग ट्रेन टू अंडरस्टैंड, एआई को ट्रेन किया जा रहा है वो असमिस लैंग्वेज को, ट्राइबल कस्ट्यूम को, रिवराइन जो इन्वायरमेंटल डायनामिक्स है वो सबको समझे। राइट, तो ये सारी लेवल पे असम में डेवलप हो रहा है। पता था क्या? ऑथर ने तो कहा इस एडिटोरियल में, पता नहीं था तो अच्छा लगा ना कितना डेवलप हो रहा है। तो न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ो, ठीक है? फालतू चीज़ें मत पढ़ो। मीन्स फालतू चीज़ें देखो कुछ ठीक है, नॉलेज के लिए सही है, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना। आपको एग्जाम निकालने के लिए ये एनालिसिस देख रहे हो आप, ऐसे देख रहे हो तो ठीक है, वो भी कोई बात नहीं। तो अपॉर्चुनिटी क्या क्या है? डाइवर्सिटी एज ए डाटा सेट। देखो हमारे असम में ना इतने सारे कल्चर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो उससे अगर हम एक डाटा सेट करेंगे तो फ्यूचर की जो ट्रेनिंग डाटा फॉर एथिकल इंक्लूसिव एआई मॉडल्स में हम बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ला सकते हैं। घुमा फिरा के बात यही है। जॉब ट्रांसफॉर्म करेगा, एलिमिनेट नहीं करेगा। वर्कर्स यूज कर सकते, एआई को यूज करना आना चाहिए, है कि नहीं? फिर गवर्नेंस टूल जो फ्लड मॉडलिंग इन बॉपेटा यूज किया गया है, ताकि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और क्लाइमेट के बारे में हमें सही से पता चले, वैसे हम हर चीज में यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। तो यही ऑथर इनके बारे में कुछ कहता है, लेकिन चैलेंजेस है ऑब्वियसली कि लोगों में, टी वर्कर्स में स्पेशली एंड जो वीवर्स है उनको लगेगा कि ट्रेडिशनल जो लिवलीहुड्स है वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि होता तो है, मशीन आता है तो बहुत सारे वर्कर्स को लॉस होता तो है, तो वो भी हमें संभालना है। बैलेंस इज द की, बैलेंस करना है। देन बहुत सारे चीज़ें पोअरली डिजाइंड होते हैं तो वो इनजस्टिस हो जाता है। में रेप्लिकेट सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन्स कि एआई को आप कुछ पूछो वो अपने तरीके से ही बताता है। उसको हो सकता है ना बहुत चीज़ें नहीं पता है, कि एक रीजन के बारे में ही बता रहा है, हो सकता है दूसरे रीजन में पास में थोड़ा अलग कुछ हो, तो वो फ्लड रिलीफ डाटा सेट थोड़ा डिफेक्टिव निकलेगा ना। ठीक ही उसी तरह इसलिए इंसान ज़रूरी होता है हर चीज़ में, क्योंकि इंसान बहुत चीज़ें आपकी, अभी देखो मैं एक बेस आपको कुछ एक सजेशन दे दूंगी, लेकिन आपका सिचुएशन, आपका मीन्स समझने की क्षमता कुछ किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, कोई कम बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन वो सत्य है, ठीक है ना? तो वो सबका सिचुएशन अलग होता है, तो ऑब्वियसली एआई हर चीज़ में अगर एक ही तरह का करे तो इट विल बी अ बायस एंड इनजस्टिस। देन डिजिटल डिवाइड, देखो सबको एआई की लिटरेसी है नहीं रूरल एंड ट्राइबल रीजन में, तो इससे मार्जिनलाइजेशन हो सकती है और ज़्यादा डिविएशन क्रिएट हो सकता है। देन कल्चरल होमोजेनाइजेशन, कि एआई अर्बन डाटा तो अच्छे से ले लेगा, वही जो अभी बोला ना मैंने कि डिफेक्टिव डाटा सेट भी हो सकता है, लेकिन क्या वो सही से रूरल एस्थेटिक एंड ट्रेडिशन को मेंटेन रख पाएगा? ये भी एक चीज़ है, तो ट्रेन अच्छे से हमें करना होगा, है कि नहीं? तो एआई जब अभी डियोरी फॉकटेल, माजुली मदर को वैक्सीन देना है, जो हेल्थ केयर जो रिमाइंडर्स है वो जो देता रहता है, फिशरीज को जो फिशरमैन को हेल्प करता है, तो ये सब चीज़ें, ये जो सारी हेल्प है ना, इट बिकम्स मोर देन अ कोड। अब ये कोड नहीं रहा, ये एक आपका क्या बोल सकते हो सर्वाइवल किट बनने वाला है आने वाले दिनों में। तो ये अगर आपके विजडम के साथ, ऐसा नहीं कि एआई यूज कर रहे हो तो अपना विजडम कचरे में फेंक रहे हो, बट आपका विजडम प्लस एआई अगर साथ में हो तो कितनी सारी हम बैलेंस इनोवेशन एंड इंक्लूजन कर सकते हैं ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी एंड सेंसिटिविटी को मिलाकर। तो यही ऑथर कहता है कि हाउ वी कैन यूज एआई एंड हाउ ऑलरेडी असम इज यूजिंग एआई इन सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैब्रिक। ठीक है, तो आज न्यूज़पेपर में इतना ही था। आई होप आपको अगेन आज कुछ नया सीखने को मिला, एंड प्लीज़ प्लीज़ मैं आपको बोल रही हूँ रिवीजन करो। रिवीजन करने के लिए, संडे को रिवाइज करने के लिए फिर से वही किताब उठा के, न्यूज़पेपर उठा के नहीं पढ़ना है। इसलिए रोज का रोज काम प्लीज़ करो। आपकी 3 घंटे बच रहे हैं ना, मान लो 2 घंटे ही एटलीस्ट बच रहे,
तो वो 2 घंटा में ना 1 घंटा तो लगाओ एटलीस्ट यहाँ से आप नोट्स अपग्रेड करने में, देन ही आप संडे को रिवाइज कर पाओगे एंड तभी एग्जाम में आप कॉन्फिडेंटली दे आओगे। देखो, पास या फेल हो गया ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन ऐसा करो कि फेल भी अगर होते हो ना तो खुद को बोल पाओ कि यार मैंने तो अपना सब कुछ दिया, अदरवाइज मुंह कैसे दिखाओगे अपने आप को। तो वो लेजीनेस रहता है हमें, ठीक है, एस्पिरेंट को होता है, सबको होता है, ठीक है, मुझे भी हुआ था, बट ठीक है, आप वो करो, करना पड़ेगा आपको, फोर्स करो खुद को। 1 घंटा गाना सुन लो, फिर भी नोट्स अपग्रेड करो गाना सुनते सुनते। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ अभी से करो प्लीज। जुलाई आ चुका है, जून गया, ठीक है, जून आप ढलते ढलते आपने टाइम लिया, जुलाई आ चुका है। इफ यू आर क्लियरिंग मेंस देन ठीक है, मेंस की प्रिपरेशन करो, वो अलग चीज। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स 2026 वाला जो दोगे तो 25 वाला होगा, तो प्लीज आप नोट्स अभी से बनाओ। मैं आपको प्लीज बोल रही हूँ क्योंकि आई केयर फॉर यू, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ। देखो एग्जाम में क्वेश्चंस फिर सिमिलर कुछ आएंगे, आएंगे ही ना, क्योंकि क्या ही अलग पढ़ा रही हूँ मैं। देखो ये जो क्लेम करते हैं मेरे कोचिंग से आया, मेरे कोचिंग के जो वो पेज लगा देते हैं, ठीक है, आएगा ही ना, ऑब्वियसली आएगा यार, मतलब सिलेबस तो आप क्या ही चेंज कर लोगे। अभी यहाँ पे मैं क्या ही चेंज कर लूंगी, यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में मैं क्या ही नया ऐसा पढ़ा लूंगी जो दूसरे किताब में नहीं होगा, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बुक में नहीं होगा, है कि नहीं। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। तो इसलिए वो सबके पीछे मत भागो मार्केट में कि वहाँ क्लेम हुआ, ठीक है, आपको वो कंफर्टेबल है तो यू कैन गो फॉर इट ऑब्वियसली, बट उस चीज के पीछे मत भागते रहो कि कहाँ पे क्लेम आ रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन वहां से आ रहा है तो वो भी पढ़ लेता हूँ। किसी एक को फॉलो करो, लेस इज मोर। इस एग्जाम में यही है आपको। अभी अगर महसूस नहीं भी हो रहा है, बाद में ये रियलाइज करोगे, एंड इसलिए ये गलती मत दोहराओ, ठीक है। हर जगह क्लेम करेंगे तो आप हर जगह जाओगे क्या? एनर्जी एक ही जगह लगाओ ना, तो स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन बनाओ, है कि नहीं। तो क्या ही अलग पढ़ा लेंगे, हाँ एक दो चीज अगर छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, बेसिक तो पढ़ना ही है, 80% ही आपको पढ़ना है, 20% किसी का भी पढ़ोगे भी तो वो पागल हो गए उधर, भूल ही जाओगे एंग्जाइटी के कारण। तो गो फॉर 80%, एग्जाम कट ऑफ तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। और मैं बाद में बोलूंगी कि हाँ मैंने पढ़ाया वो आया, क्योंकि ठीक है सबका ही आएगा, वो मेरा नहीं। मैंने जो बोलूंगी ना कि यहाँ से आया, सबके न्यूज़पेपर एनालिसिस जितने हैं ना उनके वहां से भी आएंगे, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही है ना। आज अगर ये असम ट्रिब्यून में आया है, द हिंदू में नहीं आया, कल द हिंदू में भी आ जाएगा, तो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो आ तो जाएगा। सिर्फ असम स्पेसिफिक असम ट्रिब्यून में ज्यादा मिलेगा, है ना। तो असम स्पेसिफिक अगेन मैं बोलना चाहती हूँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एपीएससी देन ओके, गुड टू गो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आपको लगेगा मैम ज्यादा असम का पढ़ के क्या करूँ, अगर आप असम से हो यू शुड नो अबाउट असम, बिकॉज इंटरव्यू में आपको असम के बारे में पूछेंगे न्यूज़पेपर से, जो भी करंट अफेयर्स है, तो यू शुड नो। एंड एज एन इंडियन वो तो जानना ही है, क्योंकि एक्टिस्ट पॉलिसी तो यार गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, तो आप क्यों नहीं, है ना। एग्जाम्पल्स तो अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से एग्जाम्पल दोगे तो अच्छा ही है ना। तो चॉइस इज योर्स, आपको डे वन से शिद्दत से आराम से पढ़ना है ताकि आप आराम से रिवाइज कर पाओ, या लास्ट में सब एक साथ खाने को भागना है, फिर इंडाइजेशन होकर बैठे रहोगे, वैसा करना है। तो चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज़ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, शेयरिंग इज केयरिंग, है कि नहीं। तो शेयर इसलिए भी कीजिएगा, देखो ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो तो दूसरे को देना, समाज सेवा एंड ऑल ये सब अगर नहीं भी है, ठीक है, शेयर इसलिए भी करो क्योंकि आप और आपके फ्रेंड अगर सेम चीज पढ़ रहे हैं ना, तो आप कुछ उससे पूछ सकते हो, वो आपको पूछ सकता है। फोन कॉल पे या मैसेज में बात कर रहे हो, अचानक से पूछ दो, अच्छा यार न्यूज़पेपर में वो पढ़ा था उसमें कौन सा एक्ट था या कौन सा क्या था, तो उससे भी थोड़ा हेल्प होता है। इसलिए सेम चीज अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स भी पढ़ रहे हैं तो ऑटो इनडायरेक्टली आपका ही हेल्प होगा। तो शेयर करो, लाइक तो करोगे ही, ठीक है, आशा करती हूँ। सब्सक्राइब तो करो क्योंकि नोटिफिकेशन आती रहेगी, ठीक है, और कमेंट करो यार एमसीक्यू। चलो, हैव अ गुड डे एंड अपना ध्यान रखो, खुश होकर पढ़ाई करो।